हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ लिया है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म, डाइल्यूशन क्या होता है, ये सारे टर्म्स समझ लिए। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन के 6 टर्म्स समझे थे। 6 टर्म्स में फर्स्ट टर्म की सारी बातें हो गई थी, क्वेश्चन भी एक एग्जाम्पल कर लिया था। अब हम वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे, जो कंसंट्रेशन का सेकेंड टर्म है। एक बात और कि ये जो सारे टर्म्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे बोला जाएगा या कंसंट्रेशन बताया जाएगा, तो इन 6-7 तरीकों से बताया जाता है, ठीक है। अगर बोलेंगे मास परसेंट, 20% HCl इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो मतलब कि 20% बाय मास HCl अगर प्रेजेंट है तो 20 ग्राम HCl उस 100 ml सॉल्यूशन में है, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम की बात करेंगे तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा, फर्स्ट हो गया था, सेकंड है वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का को और क्या बोलते हैं वो भी लिखेंगे। क्या है? वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml, ठीक है। तो ये क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। या फिर इसको हम, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसका जो स्टेटमेंट है तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज the volume of solute present in the volume of solute present in 100 ml of solution, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसको और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर दो लोग मिलके या दो चीज़ें मिलके एक सॉल्यूशन बना रही हैं, जैसे ए प्लस बी मिलके एक कोई सॉल्यूशन बना रही हैं, तो यहाँ पे ए क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और बी क्या है? सॉल्यूट है। तो वॉल्यूम परसेंट किसका दिया होगा? सॉल्यूट का दिया होगा, ठीक है। जब वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूट का दिया होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर वॉल्यूम परसेंट दिया है तो वॉल्यूम परसेंट या फिर वॉल्यूम ऑफ बी इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। तो ये है रिप्रेजेंटेशन किसका? सॉल्यूट के लिए वॉल्यूम परसेंट। अगर सॉल्वेंट के लिए बोलता है तो वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? Va अपॉन Va प्लस Vb इंटू 100। Va क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे एक एग्जांपल के साथ, कि अगर कोई भी अगर दिया है कि 20% बाय वॉल्यूम HCl प्रेजेंट इन
सॉल्यूशन। तो उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के आज सारे कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से होती हैं, और जब यही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा तो आगे की चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में आता है, हमको वॉल्यूम परसेंट दिया है, आधी चीज़ें क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं, हमको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो वो ही समझने में दिक्कत हो जाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, और ये वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आई होप ये पूरा लिख गया होगा। अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे, और एग्जाम्पल पर चलने से पहले हम 10 सेकेंड और देते हैं कि लास्ट का आप पूरा लिख लें। तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात कर हो रही है, किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं। तो एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय 10% इथेनॉल इन वाटर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम इन वाटर, ठीक है। तो आप 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम से क्या समझते हैं, या 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इज इन वाटर। इसको और भी लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, और व्हाट डू यू मीन बाय 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हमारा आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हमें पता है 10% बाय वॉल्यूम है, क्या है, इथेनॉल है। तो इसका ये मतलब हुआ 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम इन water represents there is 10 ml ethanol and 90 ml water in the solution, ठीक है। अब क्लियर हो गई होगी बात कि अगर बाय वॉल्यूम से या वॉल्यूम परसेंट किसी का दिया हो तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर A प्लस बी मिक्स है, A प्लस बी मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो A क्या है हमारा, A हमारा सॉल्वेंट है, A को सॉल्यूट भी मान सकते हैं, ठीक है। B क्या है हमारा, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट कितने ml प्रेजेंट है, या फिर 10 ml सॉल्यूट कितने 10 ml वाटर 90 ml वाटर में प्रेजेंट है, तो कितना सॉल्यूशन हो गया,
100 ml सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं इन 100 ml सॉल्यूशन। इन 100 ml सॉल्यूशन, एक बार चेक कर लेते, कुछ गलत तो नहीं है। 10% ethanol by volume in water represents there is 10 ml ethanol and 90 ml water in the 100 ml solution। ठीक है, परफेक्ट है, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम की। तो जब मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां क्या होगा, किसका होगा, मास होगा सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन होगा हमारा, सॉल्यूशन ml में दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूट किस में दिया होगा, ग्राम में दिया होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करा देते क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल जो मतलब दवाएं जो बनाती हैं ना, वहाँ ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं, मास बाय वॉल्यूम समझते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं समझना, उसके क्वेश्चन भी नहीं आते, तो आप इसी पे फोकस रखिएगा जिस पे ज़्यादा समझाया जा रहा है, ठीक है, वही ज़्यादा आता है। जो कम बताया जा रहा है तो उस पे उतना नहीं आएगा, वो जहाँ आएगा वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं। तो थर्ड जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड है जो कंसंट्रेशन का टर्म है जिससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। तो ये क्या है कि सॉल्यूट का कुछ मास प्रेजेंट है कुछ ml वाटर में, वो कुछ ml कितना होगा, 100 ml, ठीक है, ये मतलब वाटर या सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट is defined as the amount of या the quantity of solute in grams, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मतलब कुछ भी मास कितना हो, मास किस में होगा, ग्राम में होगा, किसका, सॉल्यूट का, कहाँ प्रेजेंट होगा, 100 ml सॉल्यूशन में। तो अब इसका एग्जाम्पल देखने से पहले हमको ये बात समझ लेनी है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस ये दिया है क्योंकि बहुत मेडिसिन जो फार्मेसीज वगैरह होती हैं वहाँ यूज़ होगा मास बाय वॉल्यूम का जो परसेंटेज है। तो इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही लिख लीजिए। अगर बोलेंगे इसको एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ, नहीं ऐसे नहीं, हाँ इसको लिख सकते हैं 10% ग्लूकोज प्रेजेंट इन
10% glucose present in 100 ml of solution, तो इसको क्या बोल देंगे? 10% ग्लूकोज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसको ऐसे यहीं लिख देते हैं, m/v%। ठीक है, तो इसको और क्या समझ सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वाटर का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जिसमें डिजॉल्व होगा ग्लूकोज वो लिया जा सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? तो जब जैसे बहुत स्मॉल क्वांटिटी, जैसे ब्लड में हमारे अल्कोहल है या नहीं है, ब्लड में कोई ड्रग्स प्रेजेंट है कि नहीं है, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना होता है तो पार्ट्स पर मिलियन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लड में ही इतने सारे सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, और क्या WBC RBC ये सब होता है। तो जब इनको फाइंड आउट करना होता है कोई फॉरेन एलिमेंट या फिर अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट, तो उसको निकालने के लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज़ किया जाता है। आई होप ये लिख गया होगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट्स पर मिलियन पे। स्क्रॉल करते हैं। तो अब फोर्थ है टर्म पार्ट्स पर मिलियन या PPM। PPM जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये जब यूज़ होगा जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमें आइडेंटिफाई करनी होती है बहुत बड़े अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे 10 लीटर सॉल्यूशन है, 10 लीटर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, 1 ग्राम शुगर मिक्स कर दी। जब ऐसा कुछ अमाउंट होगा तो क्या होगा, हम पार्ट्स पर मिलियन पे बात करेंगे। अब पार्ट्स पर मिलियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, फिर उसका डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स PPM is equal to number of parts of a component अपॉन, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁶। ठीक है, तो मिलियन क्या होता है, 10⁶ होता है। तो इसको मास बाय वॉल्यूम की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो मास अपॉन टोटल मास इंटू 10⁶। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन क्या करना है, इसको डिफाइन कर देते हैं। When solute is present in very small quantity
और ट्रेसेस, ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं ना कि ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस हैं या नहीं हैं, ब्लड में कोई ड्रग्स के ट्रेसेस हैं न या नहीं है, ब्लड में पॉइजन के ट्रेसेस हैं या नहीं है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए। तो स्मॉल क्वांटिटी और ट्रेसेस, when a solute is present when solute is present in very small amount, small quantity or traces in a solution, ठीक है। तो ये है पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर बिलियन की बात करेंगे तो यहीं लिख लेते हैं, क्योंकि उसको अलग से नहीं बोलेंगे। तो पार्ट्स पर बिलियन, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁹ ठीक है। तो आई होप ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम जो बात करेंगे, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। वाटर में पॉल्यूशन लेवल चेक करना होता है तो भी यही हम यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन वाला कॉन्सेप्ट या पार्ट्स पर बिलियन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप ये हो गया होगा। इसको रब करते हैं और हम नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद मोल फ्रैक्शन समझेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 1 लीटर सी वाटर में जो जैसे 1 लीटर सी वाटर है तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है या ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम्पल है इन 1 लीटर सी वाटर, जो लगभग 1030 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, कंटेन करेगी ओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या करेगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, कंटेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन O2 गैस होती, इज अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, या पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर। तो इसका एग्जांपल पहला है ये, सेकंड पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, और थर्ड पॉल्यूटेंट्स इन एयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर का इंडेक्स बताते हैं ना कि इतने लेवल इसमें ppm पार्ट्स पर मिलियन है, पे इतने क्या कहते हैं, इतना डेंसिटी है, इतने कण मौजूद हैं, तो ये सब 300 200, ये सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये सब बातें इसी के बेसिस पे की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और मोल फ्रैक्शन समझने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, वही अगर हमें पता होगा तब हम नंबर ऑफ मोल्स समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा। इसको रब करके मोल फ्रैक्शन समझते हैं। तो फिफ्थ हेडिंग है मोल फ्रैक्शन।
अब मोल फ्रैक्शन जो है एक फ्रैक्शन है किसका, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं और 20 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, 30 होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ए और बी मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, जब ए और बी मिक्स कर रहे हैं तो इसके 10 मोल्स हैं, इसके 20 मोल्स हैं, तो सॉल्यूशन में ओवरऑल कितने मोल्स हो गए, 30 मोल्स हो गए। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहें, फ्रैक्शन मतलब पार्ट निकालना चाहें, कोई भाग निकालना चाहे, जैसे सर्कल बनाते हैं और अगर उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये 1/4 पार्ट है, ये फ्रैक्शन है इस पूरे, मतलब ये पूरे 4 पार्ट का ये एक हिस्सा है। ठीक है, वैसे ही मोल फ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन का ही वो एक हिस्सा होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर बी निकालते हैं, जो हमारा सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया है, तो जो सॉल्वेंट है क्योंकि इसके ज़्यादा मोल्स हैं। ठीक है, तो अब 20 मोल्स प्रेजेंट है कितने, 30 मोल्स में, तो इसका हो जाएगा 0.6 मोल्स या 0.6 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बी का। मतलब सॉल्यूशन में 0.6 जो फ्रैक्शन है वो बी का पार्ट है या 0.6 बी पार्ट है। और अगर हम ए की बात करें तो क्या हो जाएगा 10/30, तो मतलब सॉल्यूशन में 0.3 पार्ट क्या है, ए है। तो ये कहना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन से। और मोल फ्रैक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें मोलैरिटी निकालनी होगी, अगर गिवन नहीं है तो निकालना होगा, नहीं तो मास परसेंट, मास गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो अब कुछ भी गिवन हो उससे पहले हम ये पूरा इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और इसका सिंबल x होता है वो समझ लेते हैं, और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन is defined as the part or fraction of any component in given solution। किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का कितना पार्ट होगा। ठीक है, तो ये है मोल फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सॉरी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आ कंपोनेंट इक्वल्स टू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल किसके इक्वल होगा, जो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो, या ऑल कंपोनेंट, टोटल मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा नहीं पहले इसका सिंबल लिख लेते हैं। सिंबल क्या है,
x है, ठीक है। कोई भी छोटा सा x बना सकते हैं आप, डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कैसा भी x बना देना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर दो कंपोनेंट लिए हैं तो इधर लिखते हैं, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं तो जैसे एक्स ए प्लस बी से बना हुआ है हमारा सिस्टम, तो क्या है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इससे हमें मोल फ्रैक्शन ए के पता चल जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सो तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक्स ए और एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये हमेशा रहेगा, चाहे जितने भी कंपोनेंट मिक्स कर दें हम, 1, 10, 50, कितने भी कंपोनेंट मिक्स कर दें, सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये समझना था। अब बात आती है अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो तो, इसको नोट कर लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर देंगे और ख़त्म करेंगे क्लास। उसके बाद हम मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी तीनों एक साथ नेक्स्ट रन पे करेंगे। अगर कुछ और बेसिक समझना हो, कुछ और चीज़ें समझनी हो, आप 11th की क्लास देख सकते हैं। 11th में भी मैंने ये कराया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, थोड़ा सा ब्रीफ था, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी ओपन करके लिख दी गई हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस मैंने कम कर दी थी क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ पे हैं, ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। अब हम इसको रब करके, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं हो तो हम क्या करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो तो कैसे निकालेंगे। हमारा हेडिंग है मोल फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट करेंगे x से, जिसकी निकालनी है उसकी। तो अगर हमको n जानना है तो हमें पता होगा फर्स्ट फॉर्मूला, मास ऑफ कंपोनेंट ऑन मोलर मास, एक ये यूज कर सकते हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, या इन कहीं भी नंबर ऑफ अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और क्लास को फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं जैसा हम चाहें वैसा पूछा जाए, क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल किसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का, इन अ सॉल्यूशन, in a solution of 20%, in a solution of 20% of C2, 20% of C2H6O2 is present, O2, 20% of C2O2 by C2H2, C2H6O2 by mass। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे।
तो 20% बाय मास दिया है। 1 मिनट ले लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप। 1 मिनट आराम से ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है 20% बाय मास, 20% बाय मास कौन है? C2H6O2, ठीक है। तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। तो ये क्या है? मास है। अब इसका मोलर मास निकालते हैं, किसका? C2H6O2 का। तो C2 24 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 32 हो गया, तो ये कितना हो गया? 12, 1 2 3 4 6, 62, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कितने हो गए? 20/62। जो ऑलमोस्ट हो गए कितने? 0.32, 0.32 के, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ जो दूसरा सॉल्वेंट है हमारा प्रेजेंट है, वो क्या होगा? तो सॉल्वेंट ऑब्वियसली वाटर होगा, ठीक है। नहीं कुछ दिया हो तो वाटर, तो वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.32 कर देंगे, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, उसका निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा वो? 80 ग्राम बाय 18, तो ऑलमोस्ट 4.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम उसका निकालेंगे। वाटर का चाहेंगे तो वाटर का, तो x ऑफ C2H6O2 क्या हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 0.32 अपॉन 0.32 प्लस 4.4। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर 0.068 आसपास आना चाहिए। वो 0.06 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसमें हमने बाय परसेंट बाय मास भी समझ लिया और मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर दिया। अगर हम वाटर का फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.06 कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कर देंगे 4.41 को 0.32 प्लस 4.4 से डिवाइड करके, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा? 1 माइनस 0.06, जो ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत स्लो हो रही हैं, लेकिन हर चीज़ एक एक चीज़ बताई जा रही है, विद एग्जांपल बताई जा रही है। आपको कुछ भी ऐसा लगता हो कि ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम रिस्पॉन्स करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको बिल्कुल अच्छे से फिर से समझाएंगे। और सॉलिड कंप्लीट कर लिया, आप चाहें तो देख सकते हैं सॉलिड के क्वेश्चन। जैसे ही 11 का क्वेश्चन ख़त्म होंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद सॉलिड के कराए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।